नमस्कार दोस्तों, लकी नर्सिंग एकेडमी में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं, जहां हम कल आपके लिए क्लास नंबर 1 लेकर आए थे, जो कि डॉक्टर आरएमएल और आरआरबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ए पेशेंट इज एडमिटेड विद ग्रेविस डिजीज, विच लेबोरेटरी टेस्ट शुड द नर्स एक्सेप्ट टू बी ऑर्डर्ड। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट एडमिट हुआ है जो कि ग्रेविस डिजीज का है दोस्तों। तो नर्स ग्रेविस डिजीज को पता करने के लिए कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करेगी। यानी कि दोस्तों सीधा सा मतलब है, क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर किसी भी पेशेंट को ग्रेविस डिजीज हो जाती है तो आप कौन सा टेस्ट करते हो जिससे हमें ये पता चलेगा कि पेशेंट को ग्रेविस डिजीज है। ग्रेविस डिजीज दोस्तों होती किसकी कमी से है। दोस्तों ग्रेविस डिजीज अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो ग्रेविस डिजीज दोस्तों आयोडीन की कमी से देखी जाने वाली बीमारी को कहते हैं। शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होती है, उसके बाद ही दोस्तों ग्रेविस डिजीज होती है। और अगर एग्जामिनर लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थायराइड प्रोफाइल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि हीमोडायलिसिस के पेशेंट को क्लॉट से प्रिवेंट करने वाली ड्रग का नाम बताओ। यानी कि कोई भी पेशेंट है दोस्तों जो हीमोडायलिसिस का है और उसमें क्लॉटिंग को यानी कि थक्का बनने से बचने वाली ड्रग का नाम बताओ। हीमोडायलिसिस किस पेशेंट का करते हैं दोस्तों, हीमोडायलिसिस सीकेडी वाले पेशेंट में करते हैं। सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज। और इसमें दोस्तों ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके हम बाहर किसे निकालते हैं दोस्तों। जब हीमोडायलिसिस करते हैं तो फिर ब्लड को फिल्टर करना होता है और फिल्टर करके हम जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है हमारे शरीर के अंदर उसको हम रिमूव करते हैं, उसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, अगर कॉम्प्लिकेशन पूछ लेता है तो आपको जवाब देना हेमरेज। और अगर दोस्तों एग्जामिनर एक तरीके से और पूछ लेता है कि हीमोडायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, तो वो होगा दोस्तों हाइपोटेंशन। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है दोस्तों। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशन होगा दोस्तों हेमरेज। और अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, तो वो होगा हाइपोटेंशन। और दोस्तों एक ये तो हीमोडायलिसिस है दोस्तों, एक होता है दोस्तों पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन अगर पूछ लेता है एग्जामिनर तो उसका कॉम्प्लिकेशन होगा दोस्तों पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस। और अगर यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है कि हीमोडायलिसिस का ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए ड्रग का नाम बताओ, तो उसका नाम होगा दोस्तों आपके सामने हिपेरिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ए फीमेल हु हैज गिवन बर्थ टू द वाइबल चाइल्ड फर्स्ट टाइम इज टर्म्ड एज। दोस्तों ने क्या पूछा, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक फीमेल है जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। कोई भी फीमेल दोस्तों जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं। पहली बार अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर कोई भी फीमेल जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है दोस्तों तो उसे बोलते हैं हम प्राइमी पैरा।
और मल्टीपैरा दोस्तों जो फीमेल बार बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। और नल्ली ग्रेविडा का मतलब होगा दोस्तों जो फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उसे हम नल्ली ग्रेविडा बोलते हैं। और अगर प्राइमी ग्रेविडा के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब होता है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होना, इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी ग्रेविडा। और यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा होगा कि प्राइमी पैरा और प्राइमरी ग्रेविडा में, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात है ये कि अगर एग्जामिनर ने पूछा है कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो यहाँ पर प्राइमरी ग्रेविडा भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होना, लेकिन प्राइमरी पैरा का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है लेकिन वो अपने वाइबिलिटी को क्रॉस कर चुकी है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैरा। और प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब है कि यूपीटी पॉजिटिव आता है, वो प्राइमरी ग्रेविडा है। जैसे कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, यूपीटी पॉजिटिव आ गया, यूपीटी का मतलब कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उसे हम प्राइमरी ग्रेविडा बोलेंगे। और प्राइमरी पैरा का मतलब कि कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद वो वायबिलिटी को क्रॉस कर जाती है, उसे हम प्राइमरी पैरा बोलते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इन ए चाइल्ड एडमिटेड विद एक्यूट अस्थमा। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक एक्यूट अस्थमा वाले चाइल्ड में नर्सिंग प्रायोरिटी आप किसे दोगे दिए गए ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि एक बच्चा है जो एक्यूट अस्थमा का है और हम उसे नर्सिंग प्रायोरिटी देना चाहते हैं, दिए गए ऑप्शन में कौन सी प्रायोरिटी आप सबसे बेस्ट है जो आप दोगे। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, एयरवे और ब्रीथिंग, इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम जब भी किसी एक्यूट अस्थमा वाले चाइल्ड को अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो दोस्तों उसको हम इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न यानी एयरवे और ब्रीथिंग को हम प्रायोरिटी देंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ए 70-year-old client is admitted to the hospital with the diagnosis of dementia of the Alzheimer's type and depression. The symptoms that is unrelated to depression would be। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक 70 साल का मरीज है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और वो अल्जाइमर डिमेंशिया का पेशेंट है, यानी अल्जाइमर डिमेंशिया का पेशेंट है और साथ में उस पेशेंट को दोस्तों डिप्रेशन भी है। क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट है जो 70 ईयर यानी 70 साल का है और वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है और उसको बीमारी क्या है, अल्जाइमर डिमेंशिया, और साथ में उस पेशेंट को डिप्रेशन भी है। तो हमें दिए गए ऑप्शन से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों अनरिलेटेड पूछा है दोस्तों, अनरिलेटेड टू डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन दिए गए जितने भी ऑप्शन है दोस्तों वो सारे के सारे डिप्रेशन को मैच करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो डिप्रेशन को मैच नहीं करता है, यानी डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है।
तो डिमेंशिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, डिमेंशिया होता है क्रोनिक ब्रेन डिजीज जो होती है उसे हम डिमेंशिया बोलते हैं। और इसमें दोस्तों मेमोरी का चेंज होता है। और ये जो डिमेंशिया जो बीमारी होती है दोस्तों, ये 6 मंथ में ठीक हो जाती है। और अगर एग्जामिनर एक चीज़ और पूछ लेता दोस्तों आपके सामने कि डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो उसको बोलते हैं हम अल्जाइमर डिमेंशिया। यानी किसी भी पेशेंट को अगर डिमेंशिया हो जाता है और तो उसका मोस्ट कॉमन डिमेंशिया अल्जाइमर डिमेंशिया। और ये हमेशा दोस्तों ओल्ड पेशेंट में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अल्जाइमर डिमेंशिया हमें ओल्ड पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर डी, स्वेलो ऑफ लाइबल इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन दोस्तों डिप्रेशन से संपर्क रखते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है इससे स्वेलो ऑफ लाइबल इफेक्ट, इससे डिप्रेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, द अल्टरनेट टर्न ऑफ नॉर्मल लेबर। एग्जामिनर ने क्या पूछा है दोस्तों, एग्जामिनर ने पूछा है कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल लेबर को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लेबर को हम क्या नाम देंगे। यानी कि जहाँ पर दोस्तों लेबर का वर्ड आता है, ये भी एक बहुत ही दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहाँ पर जहाँ पर भी लेबर लिखा हुआ आपको मिले तो उसका मतलब होता है कि वेजाइनल डिलीवरी में उपयोग किए जाने वर्ड को हम वेजाइनल डिलीवरी उपयोग किए जाने वर्ड को हम बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी दोस्तों, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में काउंट होता है दोस्तों। तो उसको हम क्या नाम देंगे उसको दोस्तों, जैसे यहाँ पर राइट आंसर बनता है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूटोसिया। इसको हम नॉर्मल लेबर का नाम देते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, डिस्टोसिया, डिस्टोसिया का मतलब होता है दोस्तों डिफ़िकल्टी ऑफ लेबर, यानी डिफ़िकल्टी ऑफ लेबर। और अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दोस्तों आपके सामने यूट्रस अपनी जगह से डिसलोकेटेड हो जाता है, और वो भी डिसलोकेटेड होके नीचे की तरफ आ जाता है यूट्रस। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, इटोसिया। इटोसिया को ही हम नॉर्मल लेबर बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेरॉयड प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर सर्जरी ऑफ बायलैटरल एड्रेनलेक्टोमी। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट है जिसकी बायलैटरल एड्रेनलेक्टोमी की सर्जरी करने से पहले डॉक्टर साहब ने हमें स्टेरॉयड देने को बोला है। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि हमें उस पेशेंट को स्टेरॉयड क्यों देना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है डॉक्टर आरएमएल और आरआरबी के लिए। और ये आरआरबी 2018 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि बायलैटरल एड्रेनलेक्टोमी करने से पहले स्टेरॉयड देना क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी पेशेंट की बायलैटरल एड्रेनलेक्टोमी अगर करते हैं दोस्तों, तो उसमें सारा रोल क्या होता है, हार्मोन्स का होता है दोस्तों। अगर हम एकदम से एड्रेनल यानी रीनल को अगर काट देते हैं तो काटते ही क्या होता है, अचानक से पेशेंट का सारे हार्मोन्स डाउन हो जाते हैं दोस्तों। और अगर हम किसी भी पेशेंट को हम स्टेरॉयड देते हैं, स्टेरॉयड देने से पेशेंट के हार्मोन इम्बैलेंस होने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी, कंपनसेट फॉर सडन लैक ऑफ दीज हार्मोन फॉलोइंग सर्जरी। यानी कि सर्जरी करते ही अचानक से हार्मोन का लेवल कम नहीं हो जाए इसलिए स्टेरॉयड देना होता है। और सर्जरी होने के बाद हम स्टेरॉयड कब तक देते हैं उस पेशेंट को, लाइफ लॉन्ग तक देते हैं। यानी दोस्तों कि जब तक पेशेंट जिंदा है तब तक वो स्टेरॉयड लेता रहेगा, इसलिए दोस्तों हमें स्टेरॉयड देना होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, सर्वाइकल सॉफ्टनिंग एंड यूट्राइन सफल एंड क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है हमें सर्वाइकल सॉफ्टनिंग के बारे में।
सर्वाइकल सॉफ्टनिंग दोस्तों कहाँ पर यूज होती है, इसको हम गुडल साइन भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन ने पूछा है कि यूट्राइन सफल आर क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर अगर हमें इसमें गुडल साइन में हमें क्या देखने को मिलता है यूट्राइन सफल का क्लासिफाइड दोस्तों, इन्होंने साइन पूछा दोस्तों। सर्वाइकल सॉफ्टनिंग का साइन होता है दोस्तों गुडल साइन, गुडल साइन के अंदर ये काउंट किया जाता है सर्वाइकल सॉफ्टनिंग। और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन दोस्तों जिसे बोलते हैं हम ट्रू कन्फर्म साइन, यानी कि इसमें हमें कन्फर्म हो जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। और अगर यहाँ पर हम प्रिजम्पटिव की साइन की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम डाउटफुल साइन। और डायग्नोस्टिक साइन तो डायग्नोस्टिक साइन होता है दोस्तों। और अगर यहाँ पर प्रोबेबल साइन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सर्वाइकल सॉफ्टनिंग, यानी कि गुडल साउंड के अंदर भी इसको काउंट किया जाता है। और यहाँ पर मैं दोस्तों प्रिजम्पटिव साइन के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। प्रिजम्पटिव साइन को ही हम बेसिक साइन भी बोला जाता है। और इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात इसमें काउंट किया जाता है एमनोरिया को, सेकंड मॉर्निंग सिकनेस को, थर्ड ब्रेस्ट चेंजिंग, ऑप्शन नंबर 4 यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। और एक साइन होता है दोस्तों जिसे हम क्विकिंग साइन भी बोलते हैं। और क्विकिंग हमेशा सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलती है। जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है दोस्तों तब से साइन देखने को मिलता है, उस साइन को बोलते हैं हम प्रिजम्पटिव साइन। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट के अंदर आपको एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट चेंजिंग या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को मिले तो ही हम उसको प्रिजम्पटिव साइन के रूप में काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये साइन आपको देखने को मिले पेशेंट के अंदर और आपने बोल दिया कि वो प्रेग्नेंट है, नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्योंकि ये साइन और सिम्टम ये सारे के सारे दोस्तों आपको उसके बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में इंडिकेट करते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल कन्फर्म साइन नहीं बोल सकते हैं। अगर हम कन्फर्म साइन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रोबेबल साइन, यानी होपफुल साइन। इसमें जितने भी हमारे ऑल रिमेनिंग साइन होते हैं वो सब काउंट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हुआ दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, प्रोबेबल साइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। ये लो दोस्तों, ये वही क्वेश्चन एग्जामिनर ने दोबारा आपके सामने दोहरा दिया है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रिजम्पटिव साइन के बारे में पूछा है कि एक फीमेल पेशेंट है जिसमें साइन और सिम्टम प्रेगनेंसी में आपको क्या देखने को मिलेंगे प्रिजम्पटिव साइन प्रेगनेंसी में, कि प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी कौन से साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्रिजम्पटिव साइन में हमें डाउटफुल साइन बोलते हैं उसको, और उसमें हमें क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं, पेशेंट के अंदर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, ब्रेस्ट चेंजिंग देखने को मिलता है, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, और पेशेंट को एमनोरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपके सामने एमनोरिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अगर हम बेलोटमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो बेलोटमेंट हमें एमनोटिक फ्लूइड के बारे में बताता है। बेलोटमेंट का मतलब होता है दोस्तों फीमेल के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर एमनोटिक फ्लूइड को पता किया जाता है, उसे हम बेलोटमेंट बोलते हैं। और अगर प्रिजम्पटिव साइन की अगर यहाँ बात करते हैं तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एमनोरिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। ए 33 ईयर ओल्ड पेशेंट undergoes and L4 L5 laminectomy, which of the following would work best to prevent post operative complication। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक 33 ईयर का पेशेंट है जिसकी L4 L5 की लेमिनेक्टोमी की सर्जरी कर दी गई है, और लेमिनेक्टोमी L4 L5 की सर्जरी करने के बाद जितने भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हम कौन से ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे पोस्ट ऑपरेटिव, यानी सर्जरी करने के बाद अगर उस पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उसे हम कौन सी प्रायोरिटी देंगे दिए गए ऑप्शन में से।
ये इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है कि किसी भी पेशेंट की अगर दोस्तों लेमनेक्टोमी की सर्जरी हुई है और अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि सर्जरी के बाद हम उस पेशेंट को किस चीज़ कौन सी प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी की बात हुई दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी की बात हुई दोस्तों, दोबारा से बता रहा हूँ कि सर्जरी होने के बाद लेमनेक्टोमी की कि उस पेशेंट को सर्जरी होने के बाद हम कौन सी प्रायोरिटी देंगे, किस चीज़ से प्रिवेंट रखेंगे उस पेशेंट को। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, एनकरेजिंग द पेशेंट टू बी आउट ऑफ द बेड द फर्स्ट ऑपरेटिव डे, यानी पहले दिन से ही हम उस पेशेंट को एनकरेजिंग रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर मैक्सिमाइज ब्रेसिंग वाइल इन बेड का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। लिमिटिंग मूवमेंट इन बेड एंड रिस्पॉन्डिंग ओनली, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यूजिंग ए सॉफ्ट मैट्रेस, ये तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन और भी दे सकता है एग्जामिनर, अगर ऑप्शन नंबर ए आपके सामने नहीं दिया है और अगर इसी की जगह यहाँ पर दे देता कि टाइट मैट्रेस, यूजिंग ए टाइट मैट्रेस, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनता दोस्तों कि सॉफ्ट मैट्रेस पर कभी भी नहीं लेटाना होता है। जब भी किसी पेशेंट की L4 L5 की लेमिनेक्टोमी की सर्जरी हुई है उस पेशेंट को हमें टाइट मैट्रेस पर लेटाना होता है, सॉफ्ट मैट्रेस का कोई काम नहीं बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, कल हम आपके लिए दोबारा से क्लास नंबर 3 लेकर आएंगे, जो कि अभी जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं डॉक्टर RML और RRB नर्सिंग, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।